बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नंबर है और दिन है मंगल का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को इस वक्त तक हलफ उठाने के बाद तकरीबन 55 घंटे हो गए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन 55 घंटों में क्या कुछ हुआ और आज का दिन कैसा गुजरा उनका, और क्या अगले 11 दिन किसी के लिए जो सितंबर के हैं ये सितमगर भी हो सकते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। 17 सितंबर को काजी फ़ाइज़ साहब ने हलफ उठाया। इतवार का दिन था। उसके बाद हलफ उठाते उन्होंने 3 तकर्रियाँ की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम साहिबा की, साथ ही डॉक्टर मुश्ताक साहब जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और तीसरे जो उनके स्टाफ ऑफिसर हैं। उसके बाद उन्होंने जजेस को इशाइये पे बुलाया। 18 सितंबर उनका पहला दिन था। पहले दिन वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे, अपनी ज़ाती गाड़ी में पहुँचे। गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया। सबसे पहले फुल कोर्ट मीटिंग की, उसके बाद फुल कोर्ट समाअत की जिसको लाइव दिखाया गया पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा। और वो बहुत सी चीज़ें आप देख चुके हैं। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मैं बहुत सी उसके ऊपर ट्वीट्स और चीज़ें करने लगा था, लेकिन कल क्योंकि और आज भी पूरा पाकिस्तान जो है वो सोगवार है। हर दर्द दिल रखने वाला इंसान, अमार इबाद की जो डेथ हुई है, हर इंसान जिसके सीने में दिल है, जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, वो गमज़दा है, वो तकलीफ़ में है। जो हुआ वो अल्फाज नहीं है कि किस तरह से उसको बयान किया जाए और किस तरह उसको कंडेम किया जाए और किस तरह उस पर बात की जाए। खैर अभी मैं उस पर कोशिश करूँगा, मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह करूँगा। जो कल की हेयरिंग थी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद कल क्योंकि स्टे खारिज नहीं हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद से कह दिया कि वो 2 जज से मुशावरत करेंगे। फिर कल रात लेट नाइट कॉज लिस्ट जारी हुई क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब भी कह चुके थे कि जब तक वो इस कानून पे का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। लेकिन क्योंकि स्टे खारिज नहीं हुआ, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब अक्सरियत उनके साथ नहीं थी, स्टे खारिज नहीं हो सका। उमर अहमद साहब के फ़ैसले को इंडोर्स किया गया 8 रुकनी बेंच के, जो स्टे किया गया था। और आज भी रिटर्न ऑर्डर जो है वो इस वक्त तक तो नहीं आ सका जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद कल उन्होंने लेट नाइट जो है 9 सफ़ात पर मुश्तमिल कॉज लिस्ट आज की जारी की थी, यानी 19 सितंबर की। 5 उन्होंने बेंच बनाए थे। हर बेंच के सामने उन्होंने 15 केस लगाए थे। बेंच 1 जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल था। बेंच 2 में सरदार तारिक मसूद साहब और मुसरत हिलाली साहबा थी। बेंच 3 और ये आगे भी यही बेंच हैं जुमे तक। बेंच 3 जो है उसमें इजाज़ुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, शाहिद वहीद साहब थे। बेंच 4 में याही अफरीदी साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। बेंच 5 में जमाल खान मुंतखिल साहब, आयशा मलिक साहिबा और हसन अज़हर रिजवी साहब थे। आज 19 सितंबर को अगले 3 दिन की जो है वो कॉज लिस्ट जारी की गई है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कॉज लिस्ट है। 5 बेंच बनाए गए हैं। तकरीबन 225 केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तमाम जजेस के सामने बुध और जुमेरात को तमाम बेंचेस सिवाय सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच के तमाम बेंचेस के सामने 15-15 केसेस लगाए गए हैं। और फ्राइडे को यानी जुमे को 10 केसेस जो है वो 10-10 केसेस लगाए गए हैं। सिर्फ सरदार तारिक मसूद साहब और मुसरत हिलाली साहिबा का जो बेंच है उसके सामने जो है वो बुध के दिन यानी कल 30 केसेस, जुमेरात को भी 30 केसेस और जुमे को 20 केसेस हैं, यानी टोटल 80 केसेस जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब के सामने लगाए गए हैं। कोई हाई प्रोफाइल केस इन 3 दिनों में काजी फ़ाइज़ साहब ने इस कॉज लिस्ट में तो नहीं है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में गो के आ सकते हैं। उसके बाद 3 खबरें आज की और हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं एंड में ज़रा आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो चीज़ें थी, उन पे भी ज़रा आपको बताऊंगा कि आज क्या क्या कुछ हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की काजी फ़ाइज़ साहब से जुड़ी हुई और 3 खबरें जो है वो कौन सी थी। एक तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक अहम इजलास जो है वो तलब किया है और उस इजलास के लिए उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो मेंबरान हैं उनको दावत दी है। और इसमें उनसे तजावीज़ ली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल से कि फ़रामी इंसाफ को बेहतर करने के लिए उनकी क्या तजावीज़ हैं। बेंचेस के तश्कील के मामले पर उनसे मुशावरत की जाएगी, उनकी तजावीज़ ली जाएंगी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले में उनकी जो है वो तजावीज़ ली जाएंगी। अर्जेंट नोयत के मुकदमात को जल्द सुनने के लिए भी तजावीज़ जो है वो वकील जो है वो पेश करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दिया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार हैं जज़ीला असलम साहिबा वो हैं, साथ ही एडिशनल रजिस्ट्रार्स हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं, उनको शामिल किया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, तेज़ करने के लिए जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसी तरह से जो लाइव स्ट्रीमिंग का मामला है उस पर आज इमरान वसीम साहब ने खबर दी कि जो 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है वो 3 रुकनी है, जो जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब हैं और
2 जजेस की में उसमें शामिल हैं। उनमें मोहम्मद अली मज़हर साहब और जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो भी कमेटी में शामिल हैं। और ये कमेटी जो है वो मुकदमात बराह रास्त दिखाने के हवाले से उसके तरीक़ाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी और 1 हफ़्ते का इनको टास्क जो है वो दिया गया है। और इनकी रिपोर्ट पर फिर जो है वो एक, इसमें काजी फैसल साहब नहीं हैं, वो जो काजी फैसल साहब की सरबराही में जो फुल कोर्ट हुआ है उन्होंने इन 2 जजेस को ड्यूटी दी है। और जब ये 2 जजेस अपना वो देंगे, रिपोर्ट देंगे, तो फिर जो है वो फुल कोर्ट का दोबारा इजलास होगा और फिर फैसला होगा कि कौन से केसेस लाइव दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने, और किस हद तक दिखाने, किस हद तक नहीं दिखाने। तमाम बेंचेस लाइव जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सिर्फ आम जो 184(3) के केसेस हैं वो जाएंगे। इस हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। अब आ जाएँ, आज का जो दिन था वो काजी फैसल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने समाअत की और 15 केसेस थे, उनमें से सिर्फ 2 केसेस थे जो एडजर्न हुए, बाकी में ज़ाहिर है ऑर्डर्स हुए और 5-6 केस तो जो हैं वो निपटा भी दिए गए। बाकी कोई ख़ास रिमार्क्स नहीं थे। कुछ रिमार्क्स वो आए थे, उस वक्त मैं खैर 3-4 मिनट के लिए बाहर आया था, उसी वक्त ही आए थे। वो कुछ रिपोर्ट भी हुए, लेकिन उनकी तफसील इस वक्त क्योंकि मैं नहीं दोबारा चेक कर सका तो वो मैं आपके सामने नामुकम्मल नहीं रखना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल आज के ये दिन की चीज़ें थी। अब आ जाएँ इस बात पर, पहले आज की बाकी इलेक्शन कमीशन और बाकी पोलिटिकल जो आज की डेवलपमेंट्स उन पर जाने से पहले देखें, काजी फैसल साहब ने अगले 3 दिन तो कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं लगाया। अब 2 चीज़ें देखने वाली कि क्या काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 3 अक्टूबर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो मामला है वो चला गया है, 3 अक्टूबर से दोबारा समाअत होगी, तो क्या जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक काजी फैसल साहब कोई बेंच नहीं बनाएंगे इसमें 184(3) का? तब तक क्या काजी फैसल साहब कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं लगाएंगे? ये एक सवाल है। इस हवाले से जुमे वाले दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जुमा होगा 22 सितंबर। अमूमन अब जुमे वाले दिन अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट आती है, तो जुमे वाले दिन अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट आएगी यानी 25 से 29 सितंबर की, उसमें देखना होगा कि काजी फैसल कोई हाई प्रोफाइल केस लगाते हैं या नहीं लगाते। चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, 90 दिन में इलेक्शन का मामला हो, आर्मी तरमीमी एक्ट हो, ऑफिशियल सेक्रेटरी तरमीमी एक्ट हो, दीगर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं या वो केसेस जो काजी फैसल साहब माजी में कहते रहे हैं कि चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे, क्या उन केसेस को काजी फैसल साहब खुद लगाते हैं नहीं लगाते, ये बहरहाल आने वाला जो है वो वक्त बताएगा। और ये भी देखना होगा कि क्या काजी फैसल साहब ये चाहेंगे कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हो, उसके बाद वो बेंच बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि काजी फैसल साहब ने उस कानून पर एक तरह से अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसलिए शुरू कर दिया कि काजी फैसल साहब ने मुशावरे शुरू कर दिया 2 जजेस के साथ और रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया है बेंच बनाने का, और वो इजाज़ुल हसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब से मशवरे के साथ जो है वो बेंचेस बनाएंगे, तो हाई प्रोफाइल केस वो लगा सकते हैं। और सितंबर के आखिरी ये जो 11 दिन रह गए हैं, इनमें बिल्कुल कोई हाई प्रोफाइल केस लग सकता है, कोई बड़ा केस लग सकता है, और कोई बड़ी ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, बड़े रिमार्क्स आ सकते हैं, बड़ा हुक्म आ सकता है। बहरहाल इसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन देखना यही होगा जुमे वाले दिन अगर अगले हफ्ते कोई हाई प्रोफाइल केस लगना है तो बहुत चांसेस हैं कि जुमे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन कॉज लिस्ट आ जाएगी। अगर जुमे वाले दिन रेगुलर कॉज लिस्ट जारी होती है अगले हफ्ते की, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई हाई प्रोफाइल केस लग जाए। ये भी हो सकता है कि जो आप कहें कि ये जो हफ्ते वाले दिन भी कॉज लिस्ट आ सकती है, सप्लीमेंट्री इतवार वाले दिन भी आ सकती है। ये बहरहाल जो दिन है वो बताएंगे जुमा और हफ्ता के अगले हफ्ते कोई हाई प्रोफाइल केस लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन आज की समाअत में मैं आपको बता दूं कि बड़ी फास्ट पेस पे आज के जो हैं वो केसेस चले हैं। उसके बाद अब आ जाएँ जनाब आज की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जुड़ी हुई, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़बर सामने आई है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर गौर कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दे अभी से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर देगा तो वो भी हो सकता है वो चूना लगाने की कोशिश हो, वो फ्रॉड हो, वो धोखा हो, वो 2 नंबरी हो, क्योंकि ये वही सिकंदर सुल्तान राजा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में कहा था कि अक्टूबर 2022 में वो इलेक्शन करवा देंगे। अब वो उन्होंने फिर तारीखें चेंज की और नहीं वो था 2022, हाँ 2022 था, अप्रैल 2022 में कहा था कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन करवा देंगे। फिर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अब वो कहते हैं कि वो इलेक्शन कब करवाएंगे,
आपने देखा कि वो किस तरह से फिर तारीखें फिर उन्होंने चेंज की, और फिर जो उन्होंने ख़ुद अपनी तारीख दी थी 8 अक्टूबर की, उस पर भी इलेक्शन नहीं करवाया। और फिर वो ड्रामा सारा जो हुआ मरदमशुमारी और ये वो सब ड्रामे, सब फ्रॉड है। सिकंदर सुल्तान राजा की दी हुई तारीख पर इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं हो। इलेक्शन उसी सूरत में होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देगी, वरना सिकंदर सुल्तान राजा कभी भी इलेक्शन कराने के मूड में नज़र नहीं आते। वो नहीं चाहते पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और वजूहात मुझसे आप बेहतर जानते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं चाहते। उसके बाद जी आगे आ जाएँ। तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसमें इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए जो है वो 26 सितंबर की तारीख रख दी गई है, और इमरान खान साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन जो केस है उस पर 4 रुकनी जो बेंच है इलेक्शन कमीशन का, वो समाअत करेगा, और फर्द जुर्म आयद करने के लिए ये तारीख रखी गई है। देखना है कि इमरान खान को फिर लाया जाता है उस दिन, नहीं लाया जाता, क्या होता है क्या नहीं होता, या जिस तरह से आजकल इमरान खान के केसेस चलाने के लिए चीज़ें नहीं हो सकता ये चारों मेंबरान चले जाएँ अटक जेल, हो सकता है ये चारों वहाँ पे चले जाएं, चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के, और वहाँ जाके इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करें। क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उसमें हम पहली बार देख रहे हैं कि जज चल के और इमरान खान के सामने पेश होते हैं कि जनाब इमरान खान साहब, हम आपके सामने पेश हो गए हैं, हम आपके सामने हाजिर हैं आपके ख़िलाफ़ केस चलाने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। मुल्क भर में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 12,69,80,000 हो गई है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी ये है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद यूथ का वोट है, और ये वो वोटर है जो नया वोटर ऐड भी हुआ है, और ये वो नौजवान वोटर है जो जिसकी उम्र 18 से 25 साल है। और आप यूथ में जाकर देखें 98% आपको इमरान खान के हामी नज़र आते हैं। अगर सिर्फ ये यूथ के वोट ही इमरान खान को पड़ जाएं, 25 साल से ऊपर की उम्र के ना पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम ट्रेंड चेंज कर रहे होते हुए देख रहे हैं कि आप बुजुर्ग भी इमरान खान के, पहले ये कहा जाता था जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे यार हम शुरू से वो उसको नवाज शरीफ को देते आ रहे हैं, वही नून लीग ठीक है। लेकिन अब आप देखें नौजवान हों, बुजुर्ग हों, जिस उम्र के, और फिर ख़ास तौर पर ख़वातीन, बहुत बड़ा 17 जुलाई का जो बहुत बड़ा फैक्टर था, 17 जुलाई का जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो ख़वातीन वोटर्स थी। और फिर मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि मैंने एक पॉलिटिकल शख्सियत से पूछा कि आप क्यों हारे हैं, उन्होंने कहा कि ख़वातीन ने हमारे साथ बगावत की, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे साथ ख़वातीन ने बगावत करके इमरान खान को वोट दिया है। तो ख़वातीन का वोट भी ख़तरनाक है, और ये 18 से 25 साल का जो वोटर है, जो यूथ वोटर है, ये बहरहाल ख़तरे की घंटी है। ये हो सकता है अब तो इलेक्शन बिल्कुल ना कराना चाहे मुस्लिम लीग नून के ये वोटर जो है ना, 2 करोड़ और ये कोई 2.5 करोड़ के करीब वोटर है 18 साल से 25 साल की उम्र में, और ये वो वोटर है जो कमर तोड़ के रख देगा इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। ये वोटर इमरान खान के साथ है, और अब मुझे तो लगता है कि शायद इलेक्शन और आगे चले जाएं और इलेक्शन ना कराए जाएं, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान में सिस्टम आ जाए। लेकिन ये जो ख़तरे की घंटी बज गई है, जो इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार हैं, ये बहुत बुरी खबर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए, चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए, कि इतनी बड़ी तादाद में अब यूथ वोटर है। और इसके अलावा और आपको बता दूं कि जो परवेज़ लाई साहब हैं, उनकी जो नए केसेस में गिरफ्तारी डाली गई थी, उसमें उनका जो जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है, और उनको जो है वो अडियाला शिफ्ट करने के हवाले से अहकामात दे दिए गए हैं। और साथ ही जो PTI है उसकी जानिब से जनाब आज 2 चीज़ें हुई हैं। दी इंटरसेप्ट की जानिब से पाकिस्तान की रूस यूक्रेन तनाज़े में शमूलियत और IMF प्रोग्राम के हवाले से नहायत हसास खबर की अशात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर के मंदरजात को तशवीशनाक करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो आलामी है वो ये कहता है कि द इंटरसेप्ट की खबर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, आलमी मुआहदात और कौमी सलामती से बराह जुड़े मामला पर रोशनी डालती है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के खुफिया मरासले के मुबैना मतन की इशाअत के बाद द इंटरसेप्ट की ताज़ा खबर फौरी तवज्जो और हक़ाइक़ के तय्युन की मुतगाज़ी है। द इंटरसेप्ट की खबर में पाकिस्तान के IMF से मुआहदात के हवाले से भी तशवीशनाक दावे किए गए हैं, क्योंकि उसमें यह बताया गया ना कि पाकिस्तान ने यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें यूक्रेन को असला दिया है, तब जाकर और जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया है और IMF डील लेके दिया है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ का कहना है कि रजीम चेंज साजिश और उसके महरक़ात के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अंदाज़े हकीकत को रूप धारते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2022 के बाद से मुल्क की मुईशत, सियासत, निज़ाम हुकूमत, रियासती ढांचे और समाज पर मुसल्लत जवाल फैसला साजों के किरदार, सोच और सलाहियतों को कौम पर आश्कार करता है। आइन, कानून, इक़दार और कौमी मफाद से यकसर
बेबहरा गिरोह के हाथों में कौमी मामलात बिल्कुल गैर महफूज और रियासत का मुस्तकबिल ख़तरात से दोचार है। द इंटरसेप्ट की दोनों खबरों के मदरजात की बाइख्तियार आला सतही अदालती कमीशन से तहकीकात करवाई जाएँ और कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। तो ये है तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान ये है। और इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ ने आज एक और भी बयान दिया है, और वो है जो लापता अफराद हैं, ख़ास तौर पर इमरान रियाज ख़ान साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, अज़हर मिशवानी साहब के जो भाई हैं, इन सब के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से कि वो इस हवाले से जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करें। इसके अलावा जनाब मैं आपको एक चीज़ और भी अगर आपके साथ आपको अपडेट कर दूँ, वो भी जुड़ी हुई है कुछ और तफसील जो है वो परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनाब आज एक और चीज़ हुई है, वो ये है कि ये तो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के 2 जो मुकदमात हैं उसमें अदालत ने जुडिशल कर दिया है इनको, परवेज़ इलाही साहब को, और एक बार फिर जो है वो जो एंटी करप्शन पंजाब है उसको मुँह की खानी पड़ी है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से मुतल्लिक जो नैब की अपील है वो नाकाबिल समाअत करार दे दी है, और अदालत ने कहा है कि नैब मुतासर अफरीक नहीं है और सिंगल बेंच के फैसले में नैब से मुतल्लिक कोई ख़ास हदायत जारी नहीं की गई। नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर निपटाई जाती है। बाकिर नशवी साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी जो है वो बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। तो ये जनाब है सूरत हाल, ये हैं ख़बरें, ये है सूरत हाल मुल्क की, और मैंने आपके सामने जो है वो चीज़ें रख दी हैं। मैं देख रहा हूँ इस दौरान अगर कोई और ख़बर आई है तो मैं आपको बता दूँ, नहीं है ऐसी चीज़। तो देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।